तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आशा करूँगा कि आपकी मॉर्निंग गुड होगी और सर्दियों के साथ आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बेहतर रूप से चल रही होगी। मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज़ में 7 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर कोर्स। आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर कोर्स में हम लोग डीप एक्सप्लेनेशन के साथ इवेंट्स को कवर करते हैं और फ्री पीडीएफ आपको मिलती है। जो भी मैं पैनल पे पढ़ा रहा होता हूँ उनकी आपको मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही में आपको मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। जो भी मैंने इवेंट बताया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं मॉक टेस्ट सेट करता हूँ, फिर आप उसे वेबसाइट पे आकर के देते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, जैसे देते हैं तुरंत आपको स्कोर पता चल जाता है। ठीक है, तो डिजिटली मॉक टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा और साथ ही में एमसीक्यू पीडीएफ टाइप भी आपको मिलेगी, जिसमें आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होंगे जितने भी इवेंट्स होते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ दोस्तों कि हमारे अन्य कोर्स भी लॉन्च हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इसी की तरीके हैं। साथ में वीकली इवेंट्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें पूरे हफ्ते में आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में इवेंट्स लेकर के आता हूँ और संडे के में मैं एक वन लाइनर क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद एक और मॉक टेस्ट होता है, उसे देना बहुत जरूरी है, वो एक रिवीजन पर्पस के लिए करवाता हूँ मैं। और साथ ही में मंथली इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो सभी वीडियोस आपको देखना अनिवार्य है और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि आप बेहतरीन रूप से उसका लाभ ले सकें। ठीक है, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस मैंने थोड़ा सा नया चेंज किया हुआ है। मैंने कल भी बताया था कि एक्सप्लेनेशन आपको डेली मिलेंगे, फ्री पीडीएफ आपको डेली मिलेगी और फ्री एमसीक्यू पीडीएफ आपको डेली मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे क्या है, एक बदलाव क्या हुआ कि मॉक टेस्ट आपको मंथ्स क्या होगा कि जो वीकली होगा उसमें मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इवेंट्स इतने नहीं होते हैं, 10 12 15 इवेंट्स हैं। अब उसमें भी मॉक टेस्ट में लूँगा तो क्या एफिशिएंसी, इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं है बच्चे की। तो इसके लिए क्या है कि मॉक टेस्ट वगैरह जो होगा वो वीकली और मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस में मैं आपके लिया करूँगा। ठीक है, तो उससे आपकी एक जो तैयारी है वो अच्छे स्तर की हो सकेगी। और चलिएगा, अभी तो इतनी ही बातें हैं, बाकी वीडियो के दौरान में हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बताता चलूँ कि मॉक टेस्ट है या फिर और पीडीएफ वगैरह है, ये कहाँ से डाउनलोड आपको करना है। आपको गूगल पर सर्च करना है श्री राधे स्टडीज़, यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हो, श्री राधे में RAADHE राधे स्टडीज़ करंट अफेयर आपको सर्च करना है, आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, आप वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जैसे वीडियो अपलोड हो जाती है यहाँ पर पीडीएफ वगैरह का लिंक खुल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी मैंने इवेंट्स को लिख देता हूँ आपके को समझाने के लिए। तो पहले इवेंट की तरफ में चलते हैं। पहला इवेंट है, भारत में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में पाया गया। ये आपको बता दूं, ओमिक्रॉन जो है ये कोविड का ही एक रूप है, कोविड का ही एडवांस आप रूप बोल सकते हैं, जो कि कोविड से 7 गुना ज़्यादा कारगर है और 7 गुना ज़्यादा भयानक है। तो ये अभी इस समय फैला हुआ है और दक्षिणी अफ्रीका से इसके होने की जानकारी मिली थी। उन सभी का इवेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहाँ से देखिएगा, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने बताया हुआ है। और जल्दी ही मैं एक इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सब कुछ आपको बताऊँगा कि क्या है, कैसे ये काम करता है। बाकी तो अभी यहाँ पे भी काफ़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिसंबर को भारत में कोरोना के पहले 2 मामले होने की पुष्टि की है, जो कि कर्नाटक में पाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य, प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चल रहे ओमिक्रॉन या फिर कोविड के नए वेरिएंट में भारत में सबसे पहला केस किस राज्य में मिला था, तो कहाँ मिला था, कर्नाटका में मिला था। और साथ ही बताता चलूँ कि अभी दिल्ली में इसका नया केस मिला है कल ही में। तो आज का अगर आप अखबार भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि दिल्ली में नया ओमिक्रॉन का वो वेरिएंट से मरीज एक पाया गया है। और साथ ही बता दूं कि अभी इनकी कुल संख्या भारत में 5 है और ये एक ओमिक्रॉन एक वायरस के तरीके है, कोविड वायरस के तरीके, जो कि 7 गुना तेजी से फैल रहा है। और ये मात्र अभी इसने 24 नवंबर को इसके बारे में हमें पता चला था और मात्र 24 नवंबर से आज इतने आप देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन के भारत समेत
में 30 देशों में पैर पसार चुका है। मतलब कोविड से कितना ज़्यादा फास्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 26 नवंबर को डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आम कोरोना टेस्ट, हाँ, आरटी-पीसीआर, ये एक कोविड टेस्ट का प्रोसेस होता है। रैपिड एंटीजन में पकड़ में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए भारत में क्या किया गया है कि इसकी पहचान के लिए नए टेस्ट की वो किया गया है। तो ये नया टेस्ट कौन है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसकी जांच की जाती है। क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक बायोडेटा होता है। आपको पता होगा कि कोई भी वायरस होता है या फिर कोई भी चीज़ है, तो वो क्या है, छोटे छोटे जीवाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसी ही क्रम में क्या किया जाता है, जीवाणु का पूरा बायोडेटा, पूरा जो उनका वंशज वगैरह होते हैं, उन सभी का बायोडेटा इस माध्यम से जांच की जाती है, ठीक है। और जीवों में जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजी का ही एक टर्म है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इससे ही नई बीमारियां और वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जो कोविड था, कोविड के लिए हमने क्या अपनाया कि कोविड टेस्ट के लिए हम क्या करते थे कि आरटी-पीसीआर एक टेस्ट था, उसके जरिए हम कोविड का पता कर लेते थे। लेकिन ये जो है, ये 7 गुना ज़्यादा कारगर है, 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, तो एडवांस आप समझ सकते हैं। तो ये आरटी-पीसीआर से पकड़ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए भारत ने क्या नया एक लॉन्च किया है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि किस उसके जरिए इसे देखा गया या इसे समझा गया, तो जीनोम सीक्वेंस सेटिंग के जरिए इसे समझा गया है, ठीक है। अभी अगले इवेंट की तरफ में आते हैं। और हाँ, इसे पढ़ना जरूरी है, वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो इसके अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं वेबसाइट पे आकर के। बाकी आपको यहाँ पर बिना डाउनलोडिंग के भी ये सारा कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अगले इवेंट की तरफ में यहाँ पे देखते हैं। इजराइल ने इंडियन आर्मी को हेरोन ड्रोन देने के लिए वादा किया हुआ है, ठीक है। तो ये ड्रोन क्या है, जैमिंग तकनीकी से लेस हैं। ड्रोन तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, 4 ठोपर लगे होते हैं, उसमें हवा में उड़ते हैं, रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इजराइल के साथ में ऐसा समझौता हुआ है जिसमें उसने हेरोन ड्रोन देने की बात की है। ये ड्रोन कैसे हैं, जैमिंग तकनीकी से लेस हैं, इनकी संख्या 4 है, ये हमें 4 देंगे। और इन ड्रोन का कहाँ उपयोग किया जाएगा, इन ड्रोन का उपयोग किया जाएगा चाइना पे नज़र रखने के लिए। चाइना बॉर्डर जो LAC बॉर्डर है, उसमें इनकी नज़र रखने के लिए किया जाएगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कोई रणनीति तो नहीं बना रहे हैं। और इस ड्रोन की खासियत ये है कि यह लगातार 52 घंटे तक ज़मीन से 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। और साथ ही में आपको ये बता दें, किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। और इसमें कई तरह के थर्मोग्राफिक कैमरा, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा एंड लेंसेज लगे हुए हैं। तो ये इंफ्रारेड या थर्मोग्राफिक कैमरा क्या होते हैं कि आपको पता होगा कि कोई भी हमारे अर्थ में बॉडी है, कोई भी है, फ़ोन है, आप जिसमें फ़ोन देख रहे हैं, आप कोई भी कपड़े पहने हुए, या आप ही क्यों नहीं हैं, तो हर किसी का एक अपना टेम्परेचर होता है। आप अपने आप को छुएंगे तो आपका अलग टेम्परेचर मिलेगा। आप अपने घर में मम्मी को देखिए या फिर पापा को आप देख सकते हैं, अगर आप उनको जाकर के टच करेंगे तो उनका एक अलग टेम्परेचर होता है। तो थर्मोग्राफिक कैमरा क्या करते हैं, हर तरह के टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद उसका एक थर्मोग्राफिक इमेज बना करके दे सकता है। तो मतलब ये इतना कारगर है कि अगर मौसम कैसा भी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, कैसा भी मौसम है, ये तब भी पिक्चर को क्लिक कर सकता है। और साथ ही मैं बताता चलूँ, जो सैटेलाइट हमारी होती हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी देश की सैटेलाइट ऊपर से नज़र रखे हुए, उसकी सीमा में कोई घुसपैठ तो नहीं आ रहा है, तो कैसे होते हैं, थर्मोग्राफिक कैमरे के जरिए ही नज़र रखी जाती हैं। क्योंकि भाई ऊपर से अगर आप DSLR भी लगा दोगे तो DSLR लगाने के बाद भी वो इतना जूम आउट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, थर्मोग्राफिक कैमरा यूज किया जाता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह में, जैसे आप देख सकते हैं DRDO या फिर जो भी हमारे सैन्य बल होते हैं, यहाँ पे थर्मोग्राफिक कैमरे का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे इसके एक और भी खासियत है कि ये शांति के साथ उड़ान भर सकता है, जिसके साथ दुश्मन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये बात रही जो इजराइल के साथ हम हेरोन जो ड्रोन है उसको साझा किया जा रहा है, तो इसके बारे में। अगला इवेंट देख सकते हैं यहाँ पे, यूनेस्को ने नवंबर 2021 में नाओम कावासे
जो हैं को गुडविल का एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब था तो मैं भी थोड़ा अटक गया, उसके लिए सॉरी यार। तो ये कौन है? ये जापानी फिल्म की डायरेक्टर हैं और इनके बारे में इतना कोई ज़्यादा इवेंट नहीं है। हालांकि थोड़ा इवेंट आप देख सकते हैं क्योंकि एम्बेसडर बनी है गुडविल की, तो इवेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 2021 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या रखी गई है? गोल्डन विक्ट्री ईयर। ठीक है, और आपको ये बताता चलूँ कि जो भारतीय नौसेना दिवस है ये किसके उस पे मनाया जाता है? तो ये छत्रपति शिवाजी भोसले के ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं के जनक के उस पे मनाया जाता है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी कौन थे? तो आपको पता होगा कि अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो मुगल वंश जब था तभी उसी समय जो औरंगजेब था, आखिरी का जो शासक था मुगल वंश का, उत्तर मुगल काल तो अलग है आपका। ठीक है, उत्तर मुगल काल औरंगजेब के बाद का काल आ जाता है। तो औरंगजेब जो था, तो औरंगजेब अपने मुस्लिम कट्टरता और ईसाई धर्म के लिए इतना, मतलब ईसाई नहीं, आप ये बोल सकते हैं, ईसाई तो दूसरा धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म के लिए इतना ज़्यादा वो था कि उससे हिंदू धर्म के लोग बड़े परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म के लोगों ने एक अपना अलग साम्राज्य बनाना चालू कर दिया। आज जो आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र ही शिवाजी का एक राज्य क्षेत्र था। तो हिंदुओं ने अलग अपना राज्य बनाना चालू कर दिया, महाराष्ट्र क्षेत्र में आए और उसी महाराष्ट्र क्षेत्र में उन सभी हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो ये छत्रपति शिवाजी भोसले बने थे। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन हैं? एडमिरल हरि कुमार हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में की गई थी। ये तो देखिए दोस्तों, मैं जब इवेंट बताता हूँ तो थोड़ा बहुत याद आ जाता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है, बच्चे को भी समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी आपका मुझे अभी सपोर्ट चाहिए, आपसे निवेदन है कि आप वीडियोस को शेयर करिए। जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं कुछ और भी नया करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के लिए एसएससी की फ्री डेडिकेटेड वीडियो जितना भी मतलब हो सकता होगा, आप जितना एक पेड कोर्स खरीद देते हैं, कोई भी कितना भी चैनल बड़ा हो, आप उसका एक पेड कोर्स खरीदते हैं ना, तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे भी अच्छी चीज़ें, उससे भी कोशिश करूँगा कि बेहतरीन रूप से आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएससी की पूरी तैयारी आपको करवा सकूँ। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए थोड़ा सा। नया चैनल है तो आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जितनी जल्दी ग्रोथ होगा चैनल उतना हमें भी अच्छा लगता है, और हम भी आगे काम करने के लिए उतने ही लालायित होते हैं कि हाँ, हमें आप लोगों के साथ में और जुड़ना है। जैसा रिस्पॉन्स होगा, जैसा इनपुट होगा, वैसे हमारी तरफ से भी आउटपुट दिया जाता है। चलिएगा अभी अब अगले इवेंट की तरफ में देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम जवाब रखा गया है। ठीक है, तो ये जवाब नहीं होगा, थोड़ा अलग नाम है। जबाद है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? जबाद। मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, ये जबाद होता है। ठीक है, जबाद। टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बंगाल की खाड़ी से एक नया तूफान आ रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? जवाद रखा गया है। ये नाम जो है ये सऊदी अरब में के देश ने रखा है, और सऊदी अरब में इसका मतलब क्या होता है? उदार। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि इस चक्रवाती तूफान से उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकने की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि मई में, इसी साल मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद यह तीसरा ऐसा तूफान, समुद्री तूफान हमारे देश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विकलांगताओं को उनके जो भी बराबरी, आप ये समझ सकते हैं, जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनको बराबरी स्तर पे लाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या रखी गई है? लीडरशिप एंड पार्टी डिफेंस ऑफ पर्सनल विद एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यह दिवस 1992 से मनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवेंट्स को मैंने अच्छे से कैटेगराइज करते हुए और भी उसके अबाउट में बताया है कि अगर कोई इस इवेंट से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को टेकल कर सकें। अगला इवेंट यहाँ पे देखते हैं
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में चार धाम देव स्थानम प्रबंध अधिनियम को वापस ले लिया है। क्या है ये अधिनियम, जरा यहाँ पे ये समझते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पे ये जो अधिनियम है ये 2019 को लागू किया गया था। ठीक है, 2019 को वहाँ की विधानसभा में इसे पेश किया गया और वर्ष 2020 आते आते यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो गया। अभी यह अधिनियम क्या है इसके बारे में समझते हैं। आपको पता होगा कि भारत में चार धाम के नाम से ये चार विशेष स्थान प्रसिद्ध हैं। एक पहला बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चार जो धाम हैं ये चार धाम कलेक्शन के या फिर आप ये समझ सकते हैं कि टूर के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अपनी अपनी आस्था है हालांकि इनकी। ठीक, तो क्या होता है कि 2019 में विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में 2019 को ये बिल लाया जाता है और 2020 में ये पारित हो जाता है। और ये जो बिल था ये चार मंदिरों के लिए ही विशेष था और बाकी इसके आसपास जितने भी मंदिर थे, 53 मंदिर थे इसके आसपास, तो इन 53 मंदिरों के लिए भी ये बिल था। अब इस बिल में क्या था कि इस बिल के अनुसार इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसे मंदिर के प्रबंधन की शक्ति दी जाएगी। मतलब मंदिर में क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं होनी है, तो इन सभी की शक्ति इस गठन को दी जाएगी। हालांकि क्या हुआ कि हाल ही में मंदिर के समुदाय, जो कि आप ये समझ सकते हैं पुजारी या फिर इन सभी मंदिरों के जो अखंड भक्त होते हैं, तो उन्होंने इस बिल का विरोध किया है, जिस कारण क्या हुआ है कि इस बिल को अभी वापस ले लिया गया है। बिल का नाम क्या है? देवस्थ प्रबंध अधिनियम। ठीक है, तो ये कहाँ का है बिल? उत्तराखंड का है। आपको पता होगी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ कर रही है। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ योजना क्या है जरा ये समझिएगा। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। ठीक है, और साथ ही में बताता चलूँ ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे भारत में? वीरेंद्र कुमार खटीक हैं। ठीक है, अभी ये इस योजना के बारे में जरा समझते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की ड्रॉप आउट बच्चों को की संख्या को कम करना है। ठीक है, क्या होता है कि आपको पता होगा कि संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था कि एक यह विधेयक लाया गया था कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की क्लास 1 to 8 बच्चों की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त रखी जाएगी आर्टिकल 21 के अनुसार। ठीक है, तो 21 और भी एक आर्टिकल है उसके अनुसार, मुझे अभी हाल ही में याद नहीं आ रहा, तो इनके आर्टिकल के अनुसार में इन बच्चों की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त रखी जाएगी। तो बच्चे 8th क्लास तक तो पढ़ लेते थे, फिर क्या होता था जैसे 9th में जाते थे उनकी फीस पड़ती थी, क्यों ना सरकारी क्यों ना प्राइवेट में तो हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं कि क्लास 1 to 8 फ्री में रहेंगे। सरकारी जितने भी स्कूल थे तो उनमें क्लास 1 to 8 में फ्री में पढ़ाया जाता था। ठीक है, फ्री में पुस्तकें होती थी। मैंने खुद ही 1 साल इसका लाभ लिया हुआ है। वर्ष 2010 से ये नियम पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन वर्ष 2002 में इसे माफी चाहूँगा, लोकसभा राज्यसभा से सांसद से पास किया गया था और वास्तविक रूप से 2010 में यह लागू हुआ था। तो इसमें होता क्या था, क्लास 1 to 8 तक की बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाती थी, किताबें वगैरह सभी सरकारी स्कूल में मुफ्त मिलती थी। लेकिन जैसे बच्चा क्लास 9th में आता था, क्लास 9th में आने के बाद बच्चा पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देता था, या जिसकी जो कंडीशन होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती, तो वो क्लास 9th में आप आकर के वो ड्रॉप आउट कर देता था कि अब पढ़ाई बंद। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ही ये श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, यह योजना 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि में शुरू की गई। अच्छा, ये पुण्यतिथि क्या है या फिर आज का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी आगे। इसके रिलेटेड एक इवेंट है। ठीक है, आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला इवेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने मां शांकुभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया है। तो ये क्या है जरा ये समझते हैं। यह एक यूनिवर्सिटी का नाम है। इस यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? सहारनपुर राज्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी 2022 से शुरू की जाएगी। तो एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने
किया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर किधर साइड पड़ता है? आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड से आप ये मान सकते हैं कि 450 के आसपास किलोमीटर के आसपास इसका उत्तराखंड से हमारे उत्तर प्रदेश साइड में पड़ता है। ठीक है, अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पायलट परियोजना कहाँ क्या है, जरा ये समझिएगा। ये एक ऐसी परियोजना है, मतलब कि जो आपको पता होगा कि भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी अगर पूछूं कि भेड़ें कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि सर ठंडे इलाकों में। ठीक है, तो ये एक ऐसी भेड़ों पे ही कुछ निश्चित योजना है। जरा फिर से इस हेडिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो ये इस मंत्रालय ने क्या किया है, कश्मीर क्षेत्र में, कहाँ पे क्षेत्र में? कश्मीर क्षेत्र में। मैं पेन निकाल लेता हूँ जिससे आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। कश्मीर क्षेत्र में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की। पहले तो ये समझते हैं नमदा शिल्प क्या है। ठीक है, तो नमदा शिल्प क्या है? नंदा भेड़ों के ऊन से बना गलीचा होता है। इसका उपयोग गद्दे, बिस्तर वगैरह बनाने के लिए, जो भी गर्म चीजें होती हैं इन्हें बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए, नमदा शिल्प जो है एक हमारी कला है भारतीय संस्कृति की, वो दबती जा रही थी। ठीक है, ये जो कला थी कि भेड़ की उससे ऊन से ये गद्दे वगैरह बनाने, कपड़े वगैरह बनाना, तो ये कला दबती जा रही थी। तो इसे फिर से उजागर करने के लिए, इसे फिर से अच्छे लेवल में लाने के लिए क्या किया गया है कि कौशल विकास उद्यम मंत्रालय के द्वारा इस परियोजना को लागू किया गया है। परियोजना का नाम क्या है? पायलट परियोजना। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लॉन्च की गई है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? अब इसके अंदर काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे DDU-JKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो कई सारी ऐसी स्किल्स वाली योजना चल रही हैं। ठीक, तो इसी योजना के तहत क्या किया गया है, इस योजना को भी लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया? कश्मीर में लागू किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जिनमें एक जम्मू है और एक श्रीनगर है। जम्मू को शीतकालीन राजधानी कहा जाता है और यहीं पे श्रीनगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक, यहाँ अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है? 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। मैंने अभी ऊपर आपके साथ में शेयर किया था कि जो श्रेष्ठ योजना है वो किस के पुण्यतिथि में लागू की गई है, तो ये महापरिनिर्वाण दिवस के उसमें लागू की गई। ये क्या है, जरा यहाँ पे समझिएगा। भारत में 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ये तो आपको पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। ये हमारे देश का जो संविधान है इसके निर्माता है। अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहले इवेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अंबेडकर की समाधि पर आते हैं और चैत्य भूमि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जहाँ पे समाधि है भीमराव अंबेडकर की, तो इसे क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि भी कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माता में बाबा संविधान निर्माण में क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी होता क्या है कि जब हमारे भारत का संविधान बनाया जाता है तब एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा ही संविधान का गठन किया जाता है। 1946 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। वास्तविकता यदि मैं बताऊं तो यह 1924 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी, लेकिन जो पूर्ण रूप से आधारशिला रखी गई थी 1946 में रखी गई थी। तो इस ही संविधान निर्मात्री सभा में कई सारी समितियां थी, जिसमें से प्रारूप समिति एक थी, तो उसके ये अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये उसके अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है, जरा यहाँ पे समझिएगा। महापरिनिर्वाण दिवस एक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित यह एक आप समझ सकते हैं शब्द है। इसका अर्थ होता है कि मौत के बाद निर्वाण अर्थात सांसारिक माया से दूर हो जाना। बौद्ध धर्म अंबेडकर जी ने कब अपनाया था, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने कई वर्षों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो और आपको ये भी बता दूं कि जो बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी 1956 में ही बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। तो बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद क्या कहा गया कि महापरिनिर्वाण इनका हो चुका है।
अच्छे स्तर के थे। आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे तो उनके भी कई सारे वो रहे हैं, ठीक है। कि जब जन्मे थे तब उसे क्या कहते हैं, उन्होंने जब अपना घर त्यागा तो उसे क्या कहते हैं, निष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे उनके जीवन के पद बनाए गए। तो यहाँ पे जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। या फिर दिवस आप क्या कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण उसे कहा जाता है, मौत नहीं बोली जाती है। हम लोग इसे कह देते हैं मिट्टी हो गई, तो मिट्टी नहीं कहते हैं, इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। यहाँ पे अगले भी आप पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सन 1990 में भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत रत्न से नवाजा गया है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो थी वो 1956 में हो चुकी थी। मृत्यु के बाद इनके कामों को देखते हुए सन 1990 में इन्हें मरणोपरांत होते हुए भी भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें साल 1916 में कम्बोडिया कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए इन्हें जो उपाधि मिली डॉक्टरेट की, यह उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इवेंट को पढ़ सकते हैं, इवेंट को समझ सकते हैं। जितना भी अबाउट में होता है मैं उसको समझाता हुआ आपके साथ में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में AIIMS समेत 7 परियोजनाओं को करेंगे उद्घाटन। ये क्या है परियोजनाएं, जरा इन्हें समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद्य कारखाने और AIIMS के लोकार्पण कर पूर्वांचल को जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, कि तकदीर बदलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, आपको पता होगा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है ना, तो अपने उत्तर प्रदेश में खाद्य कारखाने और जो AIIMS जो होते हैं तो उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। केंद्र सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितने का किया गया, 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इवेंट है, आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स यदि तैयार करना चाहते हो तो इन भाषा के साथ में भी आप नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। बाकी समझाना काम मेरा है, वीडियो के माध्यम से मैंने जो लिखा है, मैंने कंटेंट लिखा है तो मैं जानता हूँ कि कंटेंट में क्या बात मैंने कहने का प्रयास किया हुआ है। बाकी आप यहाँ से अपने नोट्स ले सकते हैं, समझने के लिए आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत ने हिमाचल प्रदेश राज्य जो है दूसरी खुराक सहित हासिल किया 100% टीकाकरण का लक्ष्य। हाल ही में आपको पता होगा कि एक भुवनेश्वर या फिर मुझे कंफर्म तो नहीं याद, भुवनेश्वर ने ही क्या किया है कि 100% टीकाकरण का एक लक्ष्य प्राप्त किया था। तो उसने कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया था, जो आपको पता है कि कोविड की 2 वैक्सीन लगती हैं, एक फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, ठीक है। तो फर्स्ट डोज लगाने का 100% किसको वो जाता है, तो भुवनेश्वर को जाता है, ठीक है। और जो दूसरा है तो दूसरा किसे जाता है, अभी दूसरा हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किया है कि जो दोनों वैक्सीन होती हैं डोज फर्स्ट और डोज सेकंड 100% लगाने का किसे जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश को जाता है। यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं। और अगर इवेंट समझ में आए थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, शायद मेरे समझाने में कुछ कमी आपको लग रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो बहुत ज़्यादा मिलता हुआ है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट डोज में 100% टीकाकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेकंड डोज सहित 100% टीकाकरण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने किया भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च, ठीक है। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भारत और जो रूस है के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। यह समझौता मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। इस समझौते के अनुसार 300 मीटर तक लक्ष्य भेद सकने वाली AK-203 मिसाइल जो राइफल है तो उसका निर्माण किया जाएगा। इसकी संख्या कितनी है, 5 लाख संख्या है। 5 लाख संख्या के स्तर पे भारत जो रूस है, रूस अपनी टेक्नोलॉजी बताता हुआ भारत को इसका निर्माण करवाएगा, ठीक है। इस परियोजना को इंडो रशिया
जॉइंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में AK-203 मिसाइल जो राइफल है, तो ये किस देश की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो कहाँ की टेक्नोलॉजी है, तो रशिया की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। इवेंट को आप जब पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें यहाँ पे से मिल जाएंगी। तो ये हमारा आखिरी इवेंट था आज की वीडियो का। आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी और मैंने जितने भी तरीके से एक्सप्लेन करने की मुझसे बन सकते हैं, ठीक है, इतिहास से लेकर के हर चीज़ जो मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो सके। और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई भी आपके माइंड में सजेशन होता है श्री राधे स्टडीज़ के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों, जो श्री राधे स्टडीज़ है ये आपका ही चैनल है। ठीक है, हमने कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि नहीं हम एक बहुत अच्छे लेवल पे जाएँगे और पैसा कमाएँगे वगैरह। तो ये आपका ही चैनल है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है कि सर ये चीज़ कमी है, या फिर कुछ भी क्या होता है कि मैं ही सारा कंटेंट लिखता हूँ, मैं ही वेब पे भी डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो कुछ कमियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी गलतियाँ या कमियाँ लगती हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, तो वगैरह-वगैरह जो भी है चीज़ें, सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसे देख सकते हैं। एक बार फिर से निवेदन करूँगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, मेहनत लगती है बनाने में, कंटेंट को लाने में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।